एक्सपर्ट्स कॉर्नर की कक्षा में स्वागत एवं अभिनंदन है। एक्सपर्ट्स कॉर्नर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए टारगेट टेट 2020 की निश्चित सफलता के लिए आपके परीक्षा में आपका सहयोग करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हुआ है और वह महत्वपूर्ण टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास, जिससे आपकी परीक्षा में 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि आपके परीक्षा में 4 क्वेश्चन देता है। तो इस टॉपिक से हम लोग इस तरह से अध्ययन करेंगे कि पूरी 4 के 4 क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आने वाले हैं वो बिल्कुल 100% आप सही कर पाएं। और इस कक्षा में लगातार पूरे वीडियो को कंटिन्यूअस देखें, आपको निश्चित रूप से वो सारे क्वेश्चन सही कर सकेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। संज्ञानात्मक विकास की, संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है, इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, इस संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे ने इसको दिया और यह हमारे स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे ने इस सिद्धांत को दिया है। तो अगर हम लोग संज्ञानात्मक विकास के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के प्रतिपादक की बात करें तो यहां पर नाम आ जाता है आपका जीन पियाजे। जीन पियाजे, जीन पियाजे ये स्विस मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने, इस स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने हमको यह सिद्धांत जो दिया। इनका जन्म की बात करें, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इनका जन्म जो हुआ है 1896 को, अगस्त 1896 को इनका जन्म हुआ है। तो हम लोग समझ लें कि 9 अगस्त 1986 को इनका जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में। और इन्होंने स्विट्जरलैंड में मनोविज्ञान के अध्ययन के बारे में अपना कॉन्सेप्ट देने से पहले, संज्ञानात्मक विकास के बारे में अपना कॉन्सेप्ट देने से पहले इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो ये कि बालक के अंदर, मनुष्य के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, शारीरिक गतिविधियां होती हैं। शारीरिक गतिविधियों के द्वारा, बायोलॉजिकल रिएक्शन के द्वारा बालक के वातावरण में, जिस वातावरण में बालक रहता है, जिस माहौल में रहता है, उस माहौल के, उस वातावरण की वस्तुओं के साथ उसका जब इंटरेक्शन होता है तो वह वस्तु के साथ उसका इंटरेक्शन का होना बॉडी के साथ में कुछ पहचान बनती है और वह पहचान उसके बालक के मस्तिष्क में एक संरचना बनाती है और वह संरचना बदलती परिस्थिति और अनुभव से बदलती रहती है। तो इस तरह से बालक के जीवन में जन्म से लेकर के वो जब तक जीवित रहता है तब तक वस्तुओं के संपर्क में आता जाता रहता है और अपने प्रीवियस नॉलेज और अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर उसकी मानसिक संरचना बनती और परिवर्तित होती रहती है या मॉडिफाई होती रहती है। उसी पर इन्होंने गहन अध्ययन किया और विकास का एक क्रम दिया। इन्होंने ज्ञानात्मक विकास का एक क्रम दिया कि मस्तिष्क में बालक के कैसे ज्ञानात्मक विकास होता है। इसलिए संज्ञानात्मक विकास को ज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है। यहां हम लोग ज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। ज्ञानात्मक
विकास भी इसको बोलते हैं। अब आगे बात आती है ज्ञानात्मक विकास भी इसको बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसलिए चूंकि बालक के विकास को स्टार्टिंग से लेकर के बालक के अंदर विकास किस क्रम में होता है इस पर इन्होंने अध्ययन किया है, इसलिए इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इनको जनक नाम से, जनक शब्द से जो जाना जा रहा है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान के लिए भी बोला जा रहा है। तो हम लोग ये कहें कि जीन प्याजे जो हैं इनको संज्ञानात्मक विकास का जनक और विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये दोनों के जनक माने जाते हैं। अगर आपकी परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो ये जो है आपके विकासात्मक मनोविज्ञान, ज्ञानात्मक मनोविज्ञान या संज्ञानात्मक विकास, ये दोनों के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। जनक मीन्स फादर के रूप में जाना जाता है। अब आइए बात करते हैं, इन्होंने जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। अब वो जंतु विज्ञान के एक अच्छे स्टूडेंट के होने के नाते, मीन्स की जूलॉजी के एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते इन्होंने मनुष्य के शरीर में होने वाली, शरीर के अंदर अंतः क्रियाओं का, बायोलॉजिकल रिएक्शन का डीपली अध्ययन किया और उसको डीपली अध्ययन करने के बाद यह देखा और बताया, क्या बताया कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसका वातावरण के वस्तुओं के साथ, वातावरण और जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाओं का, बायोलॉजिकल रिएक्शन और बायोलॉजिकल रिएक्शन जब इन्वायरमेंट के साथ होता है तो ये उद्दीपक का काम करता है और यह उद्दीपक के काम करता है। और जब ये उद्दीपक का काम करता है तो इससे मस्तिष्क में एक क्या बनती है, संरचना बनती है। संरचना बनती है मतलब एक सूचना बनती है, एक स्ट्रक्चर बनता है और इस स्ट्रक्चर के बनने से बालक क्या करता है, सीखना शुरू कर देता है, चीजों को पहचानना शुरू कर देता है। तो इस पहचान के लिए कैसे बालक किसी चीज को पहचान पा रहा, कैसे उसके अंदर ज्ञान किसी चीज का होता है, कैसे उसके मस्तिष्क के प्रतिबिंब बनते हैं, उसके बारे में इन्होंने अध्ययन करते हुए दो तत्वों को, महत्वपूर्ण दो तत्वों को दिया। वो दो तत्व क्या दिया इन्होंने, हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। दो तत्वों में इन्होंने दिया, एक का नाम दिया इन्होंने संगठन। पहला दिया संगठन और जिसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा तत्व इन्होंने दिया अनुकूलन, एडाप्टेशन। तो हम लोग दूसरा देखते हैं अनुकूलन, एडाप्टेशन। अब इस अनुकूलन और एडाप्टेशन में भी इन्होंने हम लोगों को दो बातें बताई। क्या बताई? दो चीजें इन्होंने दिया। संगठन में बताया, ऑर्गेनाइजेशन में भी दो बातें होती हैं और अनुकूलन में भी इन्होंने दो बातें बताई कि संगठन बनने के लिए जब वातावरण की किसी वस्तु को कोई चीज देखता है, मान लिया जाए एज एग्जाम्पल हमारे सामने एक संरचना आती है, मान लिया एक संरचना ऐसी दिखाई देती है। अब इस वातावरण में अगर इस संरचना के साथ देखने के बाद मनुष्य के, बालक के शरीर में बायोलॉजिकल रिएक्शन होने पे उसको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एक संरचना है जिस संरचना में 3 कोने हैं, 3 भुजाएं हैं। तो ये
तीनों आकृतियों से घिरी हुई है, 3 रेखाओं की आकृतियों से घिरी हुई है और इसमें 3 कोण बने हुए हैं, तीनों कोण आपस में बराबर हैं। तो ये चीज क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन बालक को मिल रही है। तो बालक ने इस इंफॉर्मेशन के आधार पर अपने मस्तिष्क में उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिसको बोलेंगे कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन या बौद्धिक सूचना। तो यहां पर इसको हम लोग क्या कहेंगे, बौद्धिक सूचना, बौद्धिक सूचना। अब बौद्धिक सूचना की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यह बौद्धिक सूचना से मस्तिष्क में ये 2-3 तरह की बातें जब आई तो इसके आधार पर यह सूचना कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन क्या कर रही है, हमारे मस्तिष्क में, बालक के मस्तिष्क में एक पहचान बना रही है। उस पहचान को, इस आकृति की पहचान बना रही है कि 3 आकृतियों से घिरी हुई, 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति है जिसके कोण सभी बराबर हैं। ये इंफॉर्मेशन मिल रही है बालक के मस्तिष्क में और वो पहचान से उसको बताया जा रहा है, इसका नाम है समबाहु त्रिभुज। तो यहां पर ये त्रिभुज की जो पहचान बन रही है उसके आधार पर यहां पर लिखा जा सकता है ये बौद्धिक संरचना बन गई त्रिभुज को लेकर, बौद्धिक संरचना, बौद्धिक संरचना बन गई, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बन गई। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा प्रिय और भावी शिक्षकों कि आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि संगठन क्या है। अगर कोई बालक किसी वस्तु, किसी संरचना को देखकर उससे वातावरण से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके मस्तिष्क में जो संरचना, जो पहचान बनती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बौद्धिक संरचना कहते हैं और या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं या उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। ये इस तरह का प्रश्न आपका बनेगा, आप इस पे ध्यान दें। अगला, जब हम देखते हैं कि ये त्रिभुज थी, त्रिभुज था, हम लोगों ने इसको देखा, इसका इंफॉर्मेशन बच्चे के मस्तिष्क में बन गया और अगर इसी से रिलेटेड दूसरी आकृति बन जाए, नेक्स्ट टाइम, अभी तो त्रिभुज को पहचाना, ट्रायंगल को बच्चा पहचानना सीखा, अगर ऐसी आकृति आ जाए तो बालक के लिए अब इसमें डिफरेंस, चूंकि इसको पता है, इसको नहीं पता है, तो बालक को क्या होगा, उसको इंफॉर्मेशन जो बौद्धिक सूचना है, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ ये मिलेगी कि यहाँ तो 3 एंगल, यहाँ पर 3 भुजाएं थी और यहाँ पर 3 नहीं 4 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन आपके पास, जो पहचान बनी हुई थी, उसमें क्या करेंगे, नई इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे। तो आप जब नई इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ एक एक्स्ट्रा चीजें हो जा रही हैं, यहाँ भुजाएं बढ़ जा रही हैं, यहाँ पर ट्रायंगल की साइज बदल जा रही है, तब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन और जब बढ़ेगी तब बच्चा त्रिभुज के साथ साथ वो चतुर्भुज को भी पहचानना सीख जाएगा। अब जरा देखिए, जब इंफॉर्मेशन यहां तक कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति की थी, तब वो जो है त्रिभुज को पहचानना सीखा, उसके मस्तिष्क में स्ट्रक्चर था ट्रायंगल का, उसको सीखा पहचानना। लेकिन जब अगला स्ट्रक्चर आ रहा है, अगली संरचना आ रही जिसके बारे में बच्चा कुछ नहीं जानता, तो उसको नहीं पहचान पाएगा। उसके लिए पहचानने के लिए जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, 3 से जो 4 हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा बच्चे को दी जाएगी तो वो उसको भी पहचान पाएगा। ऐसे हालत में संगठन के बाद अब हम लोग अनुकूलन में आ जाते हैं, क्योंकि इसके नॉलेज के आधार पर अब हम इसमें नई इंफॉर्मेशन जोड़कर पहचानना सीख रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे इस ज्ञान से इस तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, अनुकूलित हो रहे हैं, इसके आधार पर इधर, तो वो अनुकूलन हुआ, एडाप्टेशन हुआ। लेकिन इस तरह के एडाप्टेशन को क्या कहते हैं वो देखना है।
चूंकि जब हमारे पास प्रीवियस नॉलेज होता है, प्रीवियस नॉलेज में न्यू इंफॉर्मेशन जोड़ते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, तो न्यू इंफॉर्मेशन के ऐड करने पर, न्यू इंफॉर्मेशन के ऐड करने पर प्रीवियस इंफॉर्मेशन में जो करते हो न्यू इंफॉर्मेशन का ऐड करना, ये अनुकूलन में आपका आत्मसातकरण या एक्मोडेशन कहलाता है। अब आप जरा देखिए, ये जो आत्मसातकरण है इस पे प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या कहा जाएगा, इसे आत्मसातकरण, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं ये सारे टर्म पर, इसलिए इतना हम यहां पर फोकस कर रहे हैं। आप इसको समझे, गौर से समझिएगा, ताकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसे आत्मसातकरण कहते हैं, किसे अनुकूलन कहते हैं, किसे संगठन कहते हैं, तो एडाप्टेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको अच्छे से समझें। तो हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो है आत्मसातकरण एसिमिलेशन है, आत्मसातकरण जिसे एसिमिलेशन कहा जाता है। एसिमिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे कि यहां पर हमने देखा कि प्रीवियस पूर्व नॉलेज था, और पूर्व नॉलेज में हम लोगों ने पूर्व नॉलेज में, पूर्व इंफॉर्मेशन में न्यू इंफॉर्मेशन को जोड़ा, न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड किया, तब हमने इसको पहचानना सीखा। इस चीज को हम लोगों ने क्या कहा, आत्मसातकरण कहा। अब देखिए यहां पर इसको आत्मसातकरण कहें, अगर ऐसी स्थिति बने कि यह चीज, अगर हमारे मस्तिष्क में ये ट्रायंगल जो है इसके आधार पर अगर हम लोगों ने इसको पहचाना तो उसमें नई इंफॉर्मेशन जोड़कर कर लिया। लेकिन इन केस अगर हमारे मस्तिष्क में कोई पहचान बनी हुई है, स्ट्रक्चर बना हुआ मान लिया गया ट्रायंगल को लेकर के ही, तो वहां पर हमारे पास गलत इंफॉर्मेशन होती। ये इसकी इंफॉर्मेशन होती चार भुजाओं की घुरी हुई आकृति को। तो हमें जब ये पता चलता कि नहीं, 3 एंगल की आकृति को त्रिभुज कहते हैं, 4 एंगल की आकृति को नहीं कहते हैं, तो हम यहाँ क्या करते, जो 3 की जगह 4 हम जान रहे थे, तो एक एंगल की इंफॉर्मेशन अपने इंफॉर्मेशन से हटाते और 3 आकृति से, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते। कहने का मतलब हम लोग जो पहले से सीखे हुए हैं, पहले से बच्चा जो चीजें जानता है, उसमें जो गलत इंफॉर्मेशन है उसको हटा देता है, उसकी जगह पर नई इंफॉर्मेशन ऐड कर लेता है, तब वो नई चीजों को नए कॉन्सेप्ट में पहचानता है। वो नया कॉन्सेप्ट का बनना मींस अपने कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करना। ये चीज आपका सब यहाँ मनोविज्ञान की भाषा में जीन पियाजे ने एक नाम दिया जिसको बोला गया समाविष्टीकरण। ध्यान दीजिएगा, अनुकूलन क्या है, आत्मसातकरण क्या है और समाविष्टीकरण क्या है, उसको समझना है। इस पे प्रश्न पूछा जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, समाविष्टीकरण। समाविष्टीकरण, और इस समाविष्टीकरण या इसको हम लोग समावेशन भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्मोडेशन, ये शब्द क्या हो गया, एक्मोडेशन, एसिमिलेशन, और ये हो गया आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन। तो हम लोग देख रहे हैं कि समाविष्टीकरण और आत्मसातकरण दोनों क्या है, एडाप्टेशन है, अनुकूलन है। तो अनुकूलन में आपका ऑप्शन आपकी परीक्षा में पूछ दिया जाता है। अगर ऐसा प्रश्न हो, ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोई बालक अपने मस्तिष्क में बनी हुई संरचना में नई इंफॉर्मेशन को लेकर के पहले की बनी हुई संरचना में चेंज करता है और एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करता है। यह प्रक्रिया जीन पियाजे के अनुसार क्या कहलाएगी? तो यह न्यू कॉन्सेप्ट का बनना, नए प्रत्यय का बनना, यह क्या कहलाएगा? अगर ऑप्शन है संगठन, अनुकूलन
और थर्ड ऑप्शन हो गया आत्मसातकरण, फोर्थ ऑप्शन हो गया समाविष्टीकरण। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? यहां पर आप लिखेंगे चूंकि प्रीवियस नाम दे दिया, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस इंफॉर्मेशन में नई इंफॉर्मेशन को लाने के लिए चेंज कर रहा है। तो चेंज कर रहा मींस कुछ उसमें रिप्लेस कर रहा है और नई इंफॉर्मेशन ले आ रहा है। तो जहां पर रिप्लेस आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, वहां समाविष्टीकरण होगा। लेकिन यह समाविष्टीकरण अगर ऑप्शन में नहीं है तो अनुकूलन होगा, क्योंकि अनुकूलन का ही पार्ट है समाविष्टीकरण। और अगर प्रीवियस में चेंज कोई नहीं किया जाता, ज्यों का त्यों उसको याद कर लिया जाता, तो उसको क्या बोला जाता? ज्यों का त्यों इंफॉर्मेशन ऐड कर लेना मतलब आत्मसातकरण होगा। तो इस तरह आप सभी, हम ये उम्मीद करते हैं कि संगठन, अनुकूलन और बौद्धिक सूचना, बौद्धिक संरचना, आत्मसातकरण, समाविष्टीकरण, ये सारे टर्मों को आपने समझ लिया होगा। अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो आप सही करेंगे, गलत नहीं होगा। अगर ऐसी कुछ गलत करने की गलत होती है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। उस संपर्क करने के लिए, डाउट को क्लियर करने के लिए आपको नंबर है 8873845952। इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। आगे अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न और बहुत जबरदस्त पूछा जाता है। क्या? वो जबरदस्त पूछा जाता है, हम लोगों को ध्यान नहीं रहता और वो गलतियां आप कर बैठते हैं। जैसे हमने बताया, जितनी चीजें यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, मानसिक संरचना की बात चल रही है। जब हम लोग वातावरण की वस्तुओं को देख करके, वातावरण के साथ जब हमारे शरीर के अंदर इंटरेक्शन होता है, तो उसको लेकर के हमारे मस्तिष्क में एक पहचान बनती है और उस पहचान के आधार पर हम चीजों को पहचानते हैं। तो जब तक हम उस किसी कार्य को मूर्त रूप ना दे दें, उसको मूर्त रूप देना मीन्स वास्तव में उसको करके दिखाना, करके देखने से पहले जो हमारे मस्तिष्क में उसकी प्लान होती है, उसी को क्या बोलते हैं? मस्तिष्क में उस पहचान का होना, वो शब्द हमारा पूछा जाता है, स्कीमा कहा जाता है। एक टर्म यहाँ आप और इसकी याद कर लें, स्कीमा। ये बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि स्कीमा क्या है। तो वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही क्या है? स्कीमा है। वातावरण द्वारा अर्जित जो मानसिक प्लान है, मानसिक पहचान है हमारी, वो ही क्या है? मानसिक संरचना, स्कीमा है। आइए अब हम लोग अगली बात करते हैं। इसी के आधार पर मनुष्य के जीवन में, बालक के जीवन में ये संगठन और अनुकूलन का प्रोसेस चलते रहता है। पूरे जीवन ये चलते रहता है, लेकिन इस प्रोसेस का जो चलने का क्रम है, इसको अगर हम लोगों को समझना है तो जीन पियाजे ने इस संगठन और अनुकूलन, एडाप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को इन्होंने क्या किया है? 4 अवस्थाओं में समझाने का प्रयास किया है। उन चारों अवस्थाओं का नाम भी जानना है और किस अवस्था में क्या होता है वो भी जानना है, क्योंकि उससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं जीन पियाजे या संज्ञानात्मक विकास के में बालक के विकास की चारों अवस्थाएं क्या है। आइए अब हम लोग पहली अवस्था की बात करते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, तो जीन पियाजे के अनुसार इनकी जो प्रथम अवस्था है, फर्स्ट अवस्था की जो हम बात करें, तो यहां पर हम लोग देखते हैं पहली अवस्था, पहली अवस्था जिसका नाम हुआ संवेदना गामक अवस्था।
या इसी को बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। और सेंसरी मोटर स्टेज की अगर हम लोग देखें तो इस अवस्था की जो एज होती है उसको भी हम लोगों को जानना पड़ेगा कि संवेदनागामक सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो कब से कब होती है, इस पीरियड को भी आपको जानना होगा। तो ये होगा 0 से 2 वर्ष। मतलब अब ध्यान आप देंगे कि बालक के 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें होने वाले कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, ज्ञानात्मक विकास को, संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे ने पहली अवस्था दिया सेंसरी मोटर नाम देकर। अब इस 0 से 2 वर्ष को हम लोग संवेदनागामक या इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग दूसरी अवस्था को जानते हैं। दूसरी अवस्था का नाम इन्होंने दिया क्या? दूसरे का नाम बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जैसे इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को, यह होगा आपका क्या हो जाएगा यहां पे आपका 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष इस तरह हम लोगों की इन्होंने दूसरी अवस्था दिया 0 से 2, पहली अवस्था 0 से 2 और दूसरी को 2 से 7। अब हम लोग तीसरी अवस्था की बात करते हैं तो तीसरे में इन्होंने जो तीसरी अवस्था बताई है बालक के संज्ञानात्मक विकास की, वो इन्होंने यह दिया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो इसको इन्होंने जो एज दिया वो क्या दे दिया? 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। और इसको हम लोग कह सकते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इंग्लिश में इसको बोलेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब अगला हम लोग बात करते हैं चौथी स्टेज की। तो चौथी स्टेज जो आपकी है वो क्या कहलाएगी? मूर्त यहां पर था, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग अगला जो होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इसकी एज हो जाएगी आपकी 11 से 15 वर्ष। अब आइए हम लोग इन अवस्थाओं को जरा डिटेल में समझते हैं। अगर हम लोग यहां पर देख रहे हैं, दोनों अवस्थाओं को समझिएगा, बहुत बढ़िया से समझना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है, और इसके बीच में आने वाले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से करेंगे। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है जरा उस पर ध्यान दिया जाए। एक एक अवस्थाओं को हम लोग एकदम बढ़िया से समझेंगे और आपके मस्तिष्क में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बनाएंगे। आप बस इस पे ध्यान दीजिएगा ताकि इसके अंदर की जो भी बनने वाले क्वेश्चन है वो आप एकदम आराम से चुटकी बजाते हुए करें। आइए अब बात करते हैं संवेदनागामक अवस्था, या इसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। यहां सेंस ऑर्गन की बात की जा रही है, और अगर हम लोग सेंस ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो सेंस ऑर्गन के लिए जो आपको पता है ज्ञानात्मक विकास की, संज्ञानात्मक विकास की, यह पहली अवस्था है।
यह पहली अवस्था है और इसमें हम बच्चा क्या करता है, सबसे पहले अपने सेंस ऑर्गनों के माध्यम से चीजों को जानना और सीखना शुरू करता है। तो सेंस ऑर्गनों के माध्यम से चीजों की पहचान होती है, वातावरण के से उसकी पहचान होती है और उसकी अंतःक्रिया होती है। जैसे कि आपको याद होगा हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 0 से ट्रू वर्ड्स का, तो आप अपने मस्तिष्क में एक पहचान बनाइए और एक ध्यान करिए कि 0 से ट्रू वर्ड्स का बच्चा कैसा होता है और उसकी एक्टिविटी कैसी होती है। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर 0 से 2 वर्ष का बच्चा होगा तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है आप देखते होंगे कि उसको जब दूध पीने के लिए उसकी माँ उसको कोशिश करती है दूध पिलाने की, तो पहली एक्टिविटी वो बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है और उसके बाद अगर बच्चे के होंठ पर आपने कभी अंगुली रखी होगी तो देखे होंगे कि तुरंत वो अंगुली को चूसना शुरू कर देता है। तो भाई मेरे शिक्षकों, इसकी यही पहचान है कि सेंस ऑर्गन, इसका मतलब उसका काम कर रहा है और सेंस ऑर्गन उसका पहचान लिया है कि होंठ पर इस तरह का अगर स्पर्श हो रहा है तो उसे क्या करना है। इसका मतलब उसका सेंस ऑर्गन काम कर रहा है और उसका ज्ञान उसके मस्तिष्क में हो गया है। उसकी पहचान, जो अभी हम लोग यहाँ संगठन और अनुकूलन की बात कर रहे थे, वो संगठन और अनुकूलन काम कर रहा है। मतलब अब वो दूध पीने का जो काम बच्चा कर रहा था, वह दूध पीने का काम करने से उसके मस्तिष्क में जो संगठन इंफॉर्मेशन मिली, उस इंफॉर्मेशन से अब वो अनुकूलित हो गया कि अंगुली रखने पर भी बच्चा पहचान पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सेंस ऑर्गनों, इसीलिए इसको संवेदना गामक कहा गया है या सेंसरी मोटोर कहा गया है कि यहाँ पर बच्चा सेंस ऑर्गन के माध्यम से चीजों को देखने, पहचानने, चूसने, पकड़ने, स्पर्श को पहचानने का काम करता है। इसीलिए इसको कहा गया है रिफ्लेक्सिव एक्शन यहाँ पर होते हैं सेंस ऑर्गनों के अनुसार। सेंस ऑर्गनों के अनुसार प्रतिक्रियात्मक व्यवहार इसको बोला जाएगा। यहाँ पर यह क्या होगा, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार या रिफ्लेक्सिव एक्शन, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, रिफ्लेक्सिव एक्शन यहाँ बच्चा करने लगता है। तो अगर पूछा जाए प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, रिफ्लेक्सिव एक्शन किस अवस्था की विशेषता है, तो संवेदना गामक की है, सेंसरी मोटर स्टेज की है। और इस सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा अपनी किसी भी चीजों को, वस्तुओं को सेंस ऑर्गन के माध्यम से पहचान पाता है, सेंस ऑर्गन के माध्यम से उसको देख पाता है और उसके प्रति प्रतिक्रिया कर पाता है। इसकी विशेषता मुख्य रूप से बच्चे का है देखना, स्पर्श करना, स्पर्श को पहचानना, किसी चीज को चूसना, पकड़ना, ये सब सारी उसकी क्या है, विशेषता है, ये रिफ्लेक्सिव एक्शन की। अब इसके साथ साथ अब हम दूसरी अवस्था की चर्चा करते हैं। तो जीन पियाजे के अगर हम लोग दूसरी अवस्था की बात करें तो यहाँ पर दूसरी अवस्था को हम लोग कह सकते हैं क्या, यहाँ पर दूसरी अवस्था को हम लोग कहेंगे, दूसरी अवस्था को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या इसको हम लोग कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। आइए अब जरा हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज को समझते हैं। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत बढ़िया से समझिएगा। ये चीजें जो हम बताने जा रहे हैं वो आपको हर जगह नहीं मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, टफ होते जा रहा है और हमारा टारगेट है कि हमारे स्टूडेंट 2020 की परीक्षाओं में, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षाओं में अपने इस टॉपिक से आने वाले कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। इसलिए हम आपको जितना भी डीप में जाके क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं। इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, इस अवस्था को इन्होंने, जीन पियाजे ने अध्ययन की सुविधा के लिए, अच्छे से समझने के लिए इन्होंने
इसको दो पार्टों में बांट दिया। कहने का मतलब है यहाँ तो सेंस ऑर्गनों के माध्यम से बच्चा किसी चीज को पहचानता था, लेकिन अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चीजों को सेंस ऑर्गन के माध्यम से पहचानेगा ही नहीं, स्पर्श मिलने पर ही नहीं पहचानेगा। अब संकेत को भी पहचानना, सिंबल को भी पहचानना सीखेगा। भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा था, वो भाषा का प्रयोग भी करना सीख जाएगा। कहां पर? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसीलिए इसको आप डिटेल से समझ सकें, तो इसको डिटेल से समझने के लिए इसकी दो अवस्थाएं हैं, उसको भी हम आपको बताते हैं। इसकी दो उप अवस्थाएं हैं। आइए, दोनों उप अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज की दो उप अवस्थाएं हैं, इनके दोनों उप अवस्थाओं को हम लोग समझते हैं। एक को बोलते हैं प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, या इसको हम लोग कहते हैं पूर्व प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज या पूर्व प्रत्यात्मक काल। तो यहां इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? पूर्व प्रत्यात्मक काल। पूर्व प्रत्यात्मक काल। इस पूर्व प्रत्यात्मक काल को हम लोग क्या कहेंगे? प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज। और दूसरा अंत प्रज्ञ काल, इंस्टिट्यूटिव स्टेज, अंत प्रज्ञ काल, अंत प्रज्ञ काल। अब यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं कि अंत प्रज्ञ काल, इंस्टिट्यूटिव स्टेज, अंत प्रज्ञ काल। अब ये अंत प्रज्ञ काल क्या है, इंस्टिट्यूटिव स्टेज क्या है, दोनों को हम लोग समझ ले, दोनों की विशेषताओं को। क्योंकि यहां तक तो बच्चा सेंस ऑर्गन के माध्यम से काम कर रहा था, लेकिन यहां पर जब आ रहा है तो बच्चा अब क्या करता है, क्योंकि 2 वर्ष का हो चुका है बालक, उसके लिए आप सोचिए 2 वर्ष का बालक हो चुका है तो वो छोटे मोटे शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। कोई भी चीज देखता है तो उसको पूछता है ये क्या है, ये क्या है। क्वेश्चन अभी इसके पहले यहां तक नहीं करता था, लेकिन अब क्वेश्चन करने लगता है, चीजों को जानना चाहता है। इसलिए इस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। इसको और क्या बोलेंगे? इसको हम लोग कह सकते हैं परिवर्तन की अवस्था, परिवर्तन की अवस्था, या एक्सप्लोरेशन स्टेज भी कहते हैं, खोज की अवस्था भी कहते हैं। परिवर्तन की अवस्था, खोज की अवस्था, एक्सप्लोरेशन, ये इसको कहा जा सकता है किसको? पूर्व प्रत्यात्मक काल को। इसमें क्या होता है कि बच्चा छोटे छोटे शब्दों को, वर्डों को, शब्दों को लिखना शुरू कर देता है, प्रश्न करना शुरू कर देता है। यहां तक कि आपकी परीक्षा में 100 बार पूछा गया है कि यहाँ जो शब्दों को भी बताया गया, अगर 2 वर्ष का बच्चा होगा तो 2 वर्ष का बच्चा 200 शब्दों को याद करने की क्षमता रखता है, 200 शब्दों को समझने की क्षमता रखता है। और अगर 3 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो 3 वर्ष का बच्चा क्या होगा, उसके अंदर शब्दों का भंडार बढ़ जाता है, वो बिना मात्रा का और शब्दों, सेंटेंसों को जैसा आपने पढ़ते हैं मदन घर चल, ऐसे सेंटेंसों को बनाना, बोलना, पढ़ना सीख जाता है। और लेकिन उसको व्याकरण की जानकारी नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूर्व प्रत्यात्मक काल में उसके ग्रामर की जानकारी नहीं होती है। अब इसी के साथ साथ हम लोग अंत प्रज्ञ काल की बात करते हैं, इंस्टिट्यूटिव स्टेज की बात करते हैं कि इंस्टिट्यूटिव स्टेज में जब बच्चा आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा, यहां बच्चा चीजों को, वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है, लेकिन अंतर स्पष्ट करना नहीं जानता है। ध्यान रखिएगा, चीजों को पहचान पाता है लेकिन अंतर स्पष्ट करना नहीं जान पाता है। कैसे? इस पर भी प्रश्न पड़ता है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आपसे प्रश्न बताया जाए, बालक के सामने अगर हम लोग ऐसे 2 राड खींच दें, 2 राड ऐसे रखी जाए
तो जाहिर सी बात है कि वो जो बालक होगा, आंध्र प्रज्ञ काल का इंस्टिंक्टिव स्टेज का जो बच्चा होगा, वो बच्चा बोलेगा कि यहां पर ये क्षण जो है बड़ी है। अगर पूछा जाए कि इसमें कौन बड़ी है, तो बच्चा बोलेगा कौन, आंध्र प्रज्ञ काल का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 207 वर्ष का बच्चा बोलेगा कि वो यहाँ पर ये क्षण बड़ी है, क्योंकि ये आगे निकली हुई है, इसलिए वो यहाँ पर अंतर दोनों तरफ का नहीं देख करके वो बताएगा, जो आगे है उसके हिसाब से बताएगा। कहाँ का बच्चा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा, या हम लोग कह सकते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज का। मतलब वो अंतर स्पष्ट करना नहीं जानता। या आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि अंतर स्पष्ट करना, यहां अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा है, और ये अंतर का स्पष्ट कर नहीं पाना, इसका मतलब है कि बच्चा दोनों तरफ की चीजों को नहीं देख पा रहा, नहीं पहचान पा रहा है। मींस उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं है। इंग्लिश में मनोविज्ञान में वर्ड यूज किया गया रिवर्सिबिलिटी, लेकिन उसी को हम लोग हिंदी में वर्ड में यूज करते हैं रिवर्सिबिलिटी को विलोमीयता। अब देखिए, मतलब अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, कहने का मतलब क्या है? दोनों पक्षों को कंपेयर करके नहीं बता पा रहा है, रिवर्सिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहां पर रिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जा रही है। मींस यहां पर विलोमीयता नहीं पाई जाती है। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रिवर्सिबिलिटी विलोमीयता किस अवस्था में पाई जाती है और किस में नहीं पाई जाती है, तो आप बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि यहां विलोमीयता नहीं पाई जाती है। विलोमीयता नहीं पाई जाती। कहां पर? अभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं पाई जाती है। अब पर ये कितनी बार प्रश्न पूछा गया होगा? अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है और बच्चा जो है रिवर्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं पाई जाती है, लेकिन चीजों को पहचानने लगता है। आइए, कहने का मतलब एक तरह से, और सतह का अंतर नहीं पाया जाता। जैसे इसको एक एग्जांपल से और समझिए, कैसे सतही अंतर नहीं होता है। मतलब अगर हम लोग ऐसे देखें, अगर बालक के सामने आप देखते होंगे, घर में अक्सर ये फेस करते होंगे कि अगर बालक के सामने ऐसे पात्र में कोई चीजें रखी हुई है, तो बच्चा इसको लेने से ज्यादा वो किसको लेना चाहेगा? अगर ऐसे पात्र में कोई चीज रखी हुई हो और ये यहां तक भरा हो, ये पूरा भरा हो, तो मात्रा दोनों में बराबर है, लेकिन इसमें दोनों की मात्रा बराबर है और इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो बच्चा कौन लेना चाहेगा? वो मात्रा से उसको मतलब नहीं है, वो इस चीज का देखेगा। तो मतलब सतह का अंतर उसको पता नहीं है, इसलिए बोला जाता है कि बालक में सतही अंतर नहीं पाया जाता है। मतलब उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये रिवर्सिबिलिटी बोलिए विलोमीयता नहीं पाई जाना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। अब आगे बात करते हैं, हम लोग इस अवस्था की बात करें तो अब हम आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर ये चीजें क्या हो जाएंगी? अपोजिट हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? अपोजिट। कि बच्चा जब ये सतह का अंतर जो होगा, ये बड़ा और छोटा वाला है, वो अंतर के आधार पे आप बच्चे को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, वो यही होगा। अब जो सही है वो पहचाने का कहां पर? मूर्त का मतलब ही होता है वास्तविक रूप में, जिस रूप में जो वस्तु हो, जो चीजें हो, उस रूप में पहचान पाना, यह मूर्त रूप देना है।
तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जिस रूप में जो चीज होती है उस रूप में उसके लक्षण को, उसके सतह को, उसके अंतर को बच्चा स्पष्ट कर पाता है। अर्थात अगर इस तरह से इस अवस्था में जो छड़े अगर हम रखें, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा नहीं पहचान पाया था, वो बच्चा अब यहाँ अंतर स्पष्ट कर पाएगा और उसका आंसर बदल जाएगा, बोलेगा नहीं दोनों रॉड क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान आ गया, अंतर स्पष्ट करने की क्षमता आ गई। अब वो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर विलोमीता जो है वो पाई जा रही है। तो अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस अवस्था में विलोमीता पाई जाती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विलोमीता पाई जाती है। तो और पूर्व मूर्त में पाई जा रही है, पूर्व में रिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है। इसको क्रम से स्पष्ट रूप से जान लीजिए। एक और आपके बाद, अब यहाँ पर आ रही है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष का बच्चा है, जो वास्तविक चीजों को देखकर उस रूप में पहचान जाता है। वास्तविक रूप में उन चीजों को अगर पहचान जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो बच्चा तत्कालिक घटना को भी देखकर उसके बारे में चिंतन कर लेता है। आपके टैट सीटैट में ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगर कोई बच्चा तत्कालिक घटनाओं को, घटने के क्रम को देख करके उसके बारे में चिंतन कर रहा है, तो उसके अंदर चारित्रिक चिंतन विकसित हो गया। लेकिन यहाँ आप समझिएगा कि यहाँ पर चिंतन क्या है, अमूर्त चिंतन नहीं, वहां पर मूर्त चिंतन हो रहा है, क्योंकि वह तत्कालीन घटना को देखकर चिंतन कर रहा है। अगर वो घटना बिना देखे करता तो अमूर्त होता, लेकिन घटना देखकर कर रहा है। कहां पर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक बोला जाता, अगर कोई वस्तु या घटना को देख करके बच्चा उसके बारे में अगर चिंतन कर रहा है, तो यह किस अवस्था का बच्चा होगा, तो यह किस अवस्था का चिंतन होगा, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का होगा। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का होगा, अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चा जो चिंतन कर रहा है, वह चिंतन यहाँ पर किया गया जो चिंतन है वो तार्किक चिंतन नहीं है, बल्कि क्या है, तार्किक चिंतन की शुरुआत है। अमूर्त तार्किक चिंतन नहीं है, बल्कि यह तार्किक, यहाँ हम लोग कह सकते हैं तार्किक चिंतन का प्रारंभ यहाँ हो गया है। तार्किक चिंतन का प्रारंभ कहाँ हो गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन इसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर तार्किक चिंतन पाया जाता है, लेकिन अमूर्त तार्किक चिंतन यहाँ नहीं पाया जाता है, क्योंकि वस्तु और घटनाओं को देखकर चिंतन कर रहा है। अगर इस तरह का प्रश्न है तो वहां पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। इस तरह अब हम लोग बात करते हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। चूंकि औपचारिक की बात है तो यहाँ अमूर्त भी हम लोग कह सकते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसको कहा जा सकता है। यहाँ पर क्या होता है, वस्तुओं और घटनाओं को देखकर नहीं, बल्कि जो वस्तुएं और घटनाएं होती हैं उसको देखे बिना जो घटनाएं होने वाली हैं, बच्चा कहाँ का, देखिए 11 से 15 वर्ष का मतलब किशोरावस्था का बच्चा है। तो किशोरावस्था का जो बच्चा होता है वो संवेद शब्दों और संकेतों को अच्छे से पहचान पाता है, सांकेतिक भाषा को भी आपका समझ पाता है, और अपनी जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है उसके बाद अब शब्द भंडार भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसकी मौखिक अभिव्यक्ति जो होगी वो तार्किक चिंतन पर आधारित होती है, और ऐसी तार्किक चिंतन पर आधारित होगी जो वस्तु घटना वो नहीं भी देखता है उसके बारे में भी बता पाता है, मतलब भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में भी वो अब तर्क कर पाता है, चिंतन कर पाता है। तो दोनों के जगह के तर्क में अंतर है, यहाँ प्रेजेंट की घटना पर होता है और यहाँ पर फ्यूचर के प्लान पर चिंतन होता है। तो कहने का मतलब है
कि यहाँ पर फ्यूचर के प्लान पे हो रहा है, तो यहाँ अमूर्त चिंतन है। अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें बच्चा क्या वस्तुओं घटनाओं के ऊपर, घटना घटने के बाद नहीं बल्कि वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सोच पाता है, रिजल्ट क्या होगा, घटना क्या होगी, वो उसके बारे में सीख पाता है, समझ पाता है। इस तरह अमूर्त चिंतन की अवस्था ये हो गई आपकी, या यहाँ पर वस्तुओं घटनाओं के घटने से पहले भविष्यवाणी बच्चा कर पाता है। किस अवस्था का? 11 से 15 वर्ष का, या हम लोग कहेंगे इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा। तो हमको लगता है कि आप चारों अवस्थाओं के अंतर को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। एक वर्ड छूट रहा है, इसमें एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जैसे अवस्थाओं को तो हम लोगों ने समझ लिया, प्रश्न ये बनता है, कभी कभी आपके सीटेट की एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो हम ये चाहते हैं, चूंकि बोले हुए हैं कि संपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, इसमें कुछ आपका छूटना नहीं चाहिए, तो वहां पर आप ऐसे समझ लें। एक यहां पर आता है संरक्षण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन या संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है? तो संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, ये हमें बताता है कि जब हम देखते हैं, आपसे पूछा जाएगा, अगर कोई बच्चा है और वो क्या करता है, मान लिया कोई मिट्टी का टुकड़ा है या लोहे का टुकड़ा है, इसको अगर मान लिया गया 1 केजी का है और इसको तोड़ करके अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, मान लिया ये 25 ग्राम के हैं, ये यहां पर लिखा हुआ नहीं है। आप समझिए, अगर बड़ा छोटा या मूर्त संक्रियात्मक बच्चा का होगा, अवस्था का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा होगा, तो यह नहीं बता पाएगा कि ये एक ही मात्रा सेम है, बल्कि उसको बहुत सारा जो दिख रहा है इसको लेना चाहेगा, इसको नहीं लेना चाहेगा। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा होगा, तो वह इस वस्तुओं के बारे में देखकर अंदाजा लगा लेगा, जैसे वहां बड़ी रॉड और छोटी रॉड के बारे में था कि यहाँ पर क्या है, यह संरक्षण का नियम हमें यह सिखा रहा है कि दोनों की मात्रा क्या है, सेम है, दोनों की मात्रा सेम है। इसकी जो मात्रा है, इसका जो वैल्यू है वो सेम इसका भी है। अगर ये चीज वो बच्चे के समझ में आ गया तो वो संरक्षण का सिद्धांत पर काम कर रहा है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर संरक्षण का सिद्धांत काम कर रहा है और किस अवस्था के बच्चे में काम करेगा, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में काम करेगा। इस तरह हमारे ये संज्ञानात्मक विकास में या आपके ज्ञानात्मक विकास में आपका जो भी टॉपिक पूछा जाने वाला था जीन पियाजे से रिलेटेड, उसको हमने इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश किया। इसमें अगर कहीं कुछ किसी को नहीं समझ में आता है तो वो मेरे नंबर 8887384592 पर संपर्क कर सकता है। उसका सलूशन उसको आराम से दिया जा सकता है, इसका पीडीएफ नोट भी दिया जा सकता है। आप सभी अगर यह चीजें आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो क्लास आपको आगे मिले, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। 100% सलूशन मिलेगा, बहुत बेहतरीन क्लास मिलेगी और हर एक टॉपिक आपको क्रमशः मिलती जाएगी। आपकी परीक्षा से पहले हम संपूर्ण क्लास को कंप्लीट करेंगे वीडियो के थ्रू और पीडीएफ के थ्रू। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।